आज की दस्तक उन प्रवासी मजदूरों के हक में है जो देश के ऐसे नागरिक हैं जिनके बगैर बड़े बड़े शहरों का गुजारा नहीं हो सकता। हम सब, सरकार, उद्योग, कारोबारी, हर कोई उन पर निर्भर है, फिर भी इनकी फिक्र किसी को नहीं होती। इन पर बाहरी का ठप्पा लगा, इन्हें मेहनत के बल पर हिकारत और बेइज्जती मिलती है। साल भर के अंदर प्रवासी मजदूर एक बार फिर डरे हुए हैं और ट्रेनों में लटकते हुए, भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के सपने देखते हुए घर लौट रहे, क्योंकि कोरोना की पाबंदियों ने इनका रोजगार ठप्प कर दिया और पिछली बार का डर इन पर हावी। इसलिए पहली दस्तक देकर आज हम पूछेंगे कि क्या प्रवासी मजदूरों की दुर्गति इसलिए है क्योंकि ये किसी का वोट बैंक नहीं है? क्या इसीलिए राष्ट्र निर्माण में लगे इन लोगों की यह हालत है? आज की दूसरी दस्तक कोरोना के बढ़ते खतरे में बच्चों को परीक्षा के नाम पर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आपको देनी। सवाल यह कि जब बच्चों के पास वैक्सीन जैसी कोई ढाल तक नहीं है, तब उनकी मांग पर खामोशी क्यों है? तीसरी दस्तक राजस्थान के उन 25,000 बेरोजगारों के पक्ष में देंगे जो लाखों रुपए की डिग्रियां लेकर गहलोत सरकार को उनसे किया हुआ वादा बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात प्रवासी मजदूरों की जिन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के बाद तमाम तरह की दिक्कतें झेली। जिस मुंबई में आज 9,200 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहां से ट्रेन की खचाखच भरी बोगियों में सफर करके ये लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। पिछले बार हम लोग ने बहुत झेला था, वो पुलिस का डंडा, खिचड़ी, खाना, राशन, जिधर जाओ उधर हंगामा होता था। तो हम लोग इस बार जा रहे हैं, क्या करें? गाँव इसीलिए जाना चाहता हूँ सर, कल को फिर ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए। हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर, खाने के लिए मरता हूँ, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होता। हाँ, बस कमाता हूँ तो खाता हूँ, बस उसके सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है सर। यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ पे सर हम ड्राइवर हैं। कि लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। पहले ट्रक से गए थे तो 5-6 हज़ार भाड़ा दिया और 4-5 दिन में पहुंचाया। ये अब सिर्फ फंस जाएंगे तो भूखन मरेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, बाप का नहीं होता, तो इसीलिए जा रहे हैं। लॉकडाउन का वजह है, इसलिए गांव जा रहे हैं। अगली बार फंस गया था, हम लोग कुछ दूर पैदल गया, कुछ दूर ट्रेन से गया, कुछ दूर ट्रक से गया। तो इस बार सोच रहे हैं कि पहले हिंट दे दिए मोदी जी, तो चले जाएं पहले घर। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर प्रस्थान करें। अनाम गरीबों की भीड़ है जिनका कोई लिबाला नहीं है। ये ऐसे लोगों की भीड़ है जो भले ही सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटके मुंबई जैसे महानगरों में हर जगह मौजूद रहे, फिर भी किसी को नहीं दिखते। इन लोगों के बगैर मुंबई एक कदम नहीं चल सकती। इनके बिना मुंबई की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए, फिर भी इन पर बाहरी का ठप्पा लगा है। ये प्रवासी मजदूर हैं जिनकी किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। तभी तो जो मुंबई कोरोना की चपेट में है, जो महाराष्ट्र देश में कोरोना का केंद्र हो, वहाँ से प्रवासी मजदूरों की इस तरह से विदाई किसी को नहीं आती। ज्यादातर लोग जो बंद हो गया, जो लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब जा रहे हैं तो इसमें सब लोग कोरोना से मुक्त होंगे, कोरोना नेगेटिव होंगे, मैं ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, वो जो जाएंगे वहां पर फैलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर क्यों हजारों लोग मुंबई के रेलवे स्टेशन पर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है? क्यों यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है? बोगी के अंदर लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि घर पहुंचने से पहले इनके शरीर में कोरोना दस्तक दे सकता है। पूरा ट्रेन ऐसे भरा है, फुल है, पूरा एकदम फुल है। और कहाँ जाने वाली ट्रेनिंग है? किधर? पूरा भरा हुआ कर दिए पूरा।
अजीब विडंबना है कि जिस डर से लोग अपने घर को लौट रहे हैं वो उनके साथ जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग इन ट्रेनों में असंभव है, लेकिन लॉकडाउन लगने का डर ऐसा है कि लोग हर खतरा मोल लेने को तैयार है। सेठ बोल रहे हैं भाई अब खाने के लिए आप लोग अपना व्यवस्था करिए, तो हम लोग बोला भाई अपना खाने का रहेगा तो अब गांव में जाके खाना खाएंगे, अपना खेती करके खाएंगे। संजय यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं, जो मुंबई में फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन बढ़ती पाबंदियों ने बेरोजगार कर दिया। इसीलिए पिछली बार की तरह परदेश में न फंस जाएं, इसीलिए सुबह 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए रात में ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ दूर ट्रेन से गए, कुछ दूर मालगाड़ी से गया था, फिर उसके बाद ट्रेन से गया, फिर उसके बाद मैं ट्रक से गया गाँव। तब गाँव पहुँचे जाके। कितना दिन लगा था जाने? 4 दिन। रास्ते में खाने पीने का? रास्ते में खाने पीने के लिए कोई दूर से पानी दे देता था, कहीं पंपी सेट चलता था, उधर पानी सब आदमी पी लेता था। ऐसे करते करते गांव पहुंच गया। फिर अगली के बारे जैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ, इसलिए मैं पहले अपना इंतजाम कर ले रहा है। मजदूरों का पलायन हाल के सालों की वो असाधारण मानवीय त्रासदी थी, जिसकी भयानक यादें सबके मन में ताजा है। लॉकडाउन लगने के बाद काम धंधे बंद होने से प्रवासी मजदूरों के पास घर लौटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। इसी से सबक लेकर होटल में काम करने वाले ताहिर हुसैन आरा लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर है। अपना घर पे जाके पहुंचेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना, एक टाइम नहीं भी खाएंगे चले गए, यहाँ क्या भूखा मर जाएगा आदमी, क्या मतलब है। पिछली बार अचानक लॉकडाउन लगने से घर लौटना चांद पर पहुंचने के बराबर था। जिसे जो मिला वो उसने साधन पकड़ लिया। जो मेहनतकश परिवार बच गए वो पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ चल दिए। किसी ने कंधे पर बच्चे को बैठाया, किसी ने पहिए वाले सूटकेस पर लेटाया और लौट गए उस जमीन पर जिसे छोड़कर वो 2 जून की रोटी की तलाश में घर से निकले थे। लॉकडाउन अभी लगने वाला है क्योंकि सब काम धंधा बंद हो गया। मालिक बोला भैया चला जाओ, अगले बार फंस गए थे, अब इस बार फंस जाओगे तो गरीब आदमी हो, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। 4 दिन से दुकानें बंद हैं, नौकरी करने वाला क्या खाएंगे क्या वो करेंगे, इसलिए जा रहा हूँ। 4 दिन से वहाँ पुलिस मार मार के बंद करा दे रहे हैं दुकानें। हम लोग पैकिंग करने वाले हैं, खाएंगे क्या। जब खाने के लाले पड़ने की चुनौती हो तो बीमारी का खौफ पीछे छूट जाता है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी लोग वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार, कुछ तो गाँव में कुछ करके खाएंगे। तो लॉकडाउन तो अभी नहीं लग रहा है, अब रात के लग गया है, दिन के कौन देखा भाई। पिछली बार तो हम लोग फंस गए थे, इस बार हमें जाना जरूरी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर फंस भी सकते हैं। प्रवासी मजदूर अपने शहर में हो या फिर दूसरे राज्य में बाहरी ही होते हैं। अपने गृह राज्य में भी उन्हें परदेसी समझा जाता है, क्योंकि वो मेहमानों की तरह त्योहारों पर दिखते हैं। लेकिन कोरोना साल भर के अंदर दूसरी बार प्रवासी मजदूरों को खतरों के बीच घर लौटने को मजबूर कर दिया है। लतीफ शेख के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कई बार हालात बिगड़ने पर संपूर्ण लॉकडाउन की बात कह चुके हैं। बढ़ती पाबंदियों से लोगों का डर भी बढ़ रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को सारी दुनिया ने देखा और महसूस किया, उनमें से कितने लोग लॉकडाउन में घर नहीं पहुंचे, इसका कोई आंकड़ा तक नहीं है। पिछले साल सितंबर में जब संसद में विपक्ष ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, तो सरकार ने इसका डेटा उपलब्ध नहीं होने की बात कही। जिसके बाद इस साल फरवरी में लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार से प्रवासी मजदूरों का डेटा इकट्ठा करने को कहा। इसके बाद सरकार ने बताया कि जुलाई 2020 में 86,14,785 प्रवासी मजदूर घर लौटे, जिसमें से 1,90,000 मजदूर अपने घर पर वापस रुक गए। विभिन्न राज्यों में 88 लाख के करीब प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि यह कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि ये लोग एक मुश्त वोट बैंक नहीं है? विभिन्न राज्यों में ये लोग बिखरे हुए। हालांकि अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित और प्रवासी मजदूरों को आधार कार्ड से जोड़कर इनका डेटाबेस तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में उन्हें सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। दिल्ली में आज सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इसकी वजह है दिल्ली में कोरोना के ताजा नए केस। दिल्ली में आज 8,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 301 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से मारे गए। आंकड़े बता रहे हैं कि खतरा रोज बढ़ रहा है।
जिसने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा दी। पिछले साल कोरोना के बीच नीट की परीक्षा करवाने का जमकर विरोध हुआ। देश भर के छात्रों ने ऐतराज जताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। इस बार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी ऐसा ही विरोध हो रहा है, जबकि खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में नए केस का आंकड़ा 1,31,000 के पार पहुंच चुका है। ये कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 7,437 नए मामले सामने आए। ये 139 दिनों में सबसे बड़ा नंबर है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ ने तो राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी, जो 15 अप्रैल से होने वाली थी। देश भर के बच्चों के माता पिता सवाल पूछ रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ 10वीं परीक्षा स्थगित कर सकता है तो सीबीएसई क्यों नहीं? 10वीं और 12वीं की 1 लाख से अधिक छात्रों ने तो सरकार से बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने या फिर उन्हें ऑनलाइन करवाने की गुजारिश भी की है। इससे जुड़ी याचिका पर 1 लाख से ज्यादा छात्रों के साइन भी हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर स्थिति साफ करने को तैयार नहीं है। जबकि एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना को देखते हुए सरकार 10वीं की परीक्षा तो रद्द ही कर सकती है। केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। टेस्ट लेकर बच्चा एग्जामिनेशन जाए, क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है? कितने ऐसे टेस्ट में बच्चे को बार बार टेस्ट करना पड़ेगा? फिलहाल भारत दूसरे देशों की तरह हर 18 वर्ष के व्यक्ति को वैक्सीन भी नहीं दे रहा है। भारत में 45 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रही है। बच्चों को फिलहाल वैक्सीन लगने का कोई प्रावधान भी नहीं है कि वो हल्की फुल्की इम्यूनिटी लेकर एग्जाम दे पाए। तो ऐसे में क्या सीबीएसई को इस साल भी ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने चाहिए? सवाल ये है। तो जब बच्चों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जब रोज खतरा बढ़ रहा है, ऐसे हालात 10वीं और 12वीं के बच्चों को परीक्षा के नाम पर इतने बड़े जोखिम में डालना कहाँ की समझदारी होगी? दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर राजस्थान से, जहां स्कूलों में 9वीं और 10वीं से लेकर कॉलेजों तक में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है। सरकार ने 2009 में ही स्कूलों में कंप्यूटर लैब बना दिया, लेकिन इन स्कूलों में सरकार ने कंप्यूटर टीचर नहीं लगाए। सरकार भूल गई। राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स धूल फांक रहे हैं और कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए एमटेक और बीटेक किए हुए बैठे बेरोजगार शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी शरद कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बेरोजगारी के खिलाफ सीरीज की हमारी आज की दस्तक है। 3 अप्रैल 2019, जगह केरल का कुन्नूर। प्रचार के दौरान राहुल गांधी की अद्वैत नाम के बच्चे से मुलाकात हुई। राहुल ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? तो जवाब मिला, पायलट। और बड़े होकर क्या बनोगे? पायलट। मैं पायलट बनूंगा। आपको मालूम है मैं पायलट। क्यों पायलट नहीं बनना चाहते हो? और कौन से जहाज में उड़ना चाहते हो? जहाज में उड़ना चाहते हो? क्यों? जहाज में गए तुम पहले? इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी अद्वैत को विमान के कॉकपिट में ले गए और एक छोटे से सपने को वो ऊर्जा दी जो उसे सदा अपने ख्वाब से जुड़े रखेगी। लेकिन क्या सपने दिखाना चुनावी मजबूरी है? ये सवाल राजस्थान के बच्चे राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, जिनकी पहुंच में कंप्यूटर तो है लेकिन उसकी शिक्षा देने वाला टीचर नहीं। ये सब तब है जब साल 2009 से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब है।
फिर भी वहाँ 14,000 स्कूलों में लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला एक भी टीचर नहीं है। और जिन्हें बच्चों के साथ कंप्यूटर लैब में होना चाहिए, वो सड़क पर लाखों रुपए की डिग्री के साथ अपने हक के लिए भटक रहे हैं। कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट है वो 14,601 के समथिंग है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अब बस 2-1 दिन में होने वाला है, 2-1 दिन में होने वाला है। हमारे पेरेंट्स ने 10-10 लाख रुपए खर्च करके सर हमें बीटेक कराइए, लेकिन आज हम मजबूर है, दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। ये वही राजस्थान है जहाँ कांग्रेस ने बेरोजगारों से बड़े बड़े वादे किए। अशोक गहलोत विधानसभा में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का वादा किया। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन सत्ता में आने के 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी इस वादा खिलाफी ने रोहन जैसे बेरोजगारों की हंसी छीन ली है। मैंने बीटेक की है 2015 में उदयपुर से, उसके बाद मैंने एमटेक की साइबर क्राइम में 2019 में, और आज भी मैं बेरोजगार हूँ राजस्थान में आईटी फील्ड में। 14,500 पद स्कूल में हैं और कॉलेजों को जोड़ दें तो 20,000 से ज्यादा पद कई सालों से खाली पड़े हैं, लेकिन आज तक राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई है। बीटेक और एमटेक करके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वादा करती है कि हम कंप्यूटर टीचर के पद पर जल्दी भर्ती लेकर आ रहे हैं, मगर ये भर्ती कभी आती नहीं है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती न करने का खामियाजा सिर्फ नौकरी मांग रहे नौजवान ही नहीं भुगत रहे। राजस्थान के लाखों बच्चे भी उस कंप्यूटर के करीब होकर भी दूर हैं, जिसे लाखों रुपए खर्च करके सरकार ने लगाया। सरकारी पैसे की बर्बादी देश को दिखाने के लिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर के निमोड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां साल 2009 में आए कंप्यूटर टीचरों की राह में धूल फाक रहे हैं। निजी कंपनी के जरिए टीचर भी आए थे, मगर उसके बाद से करीब 4.5 साल हो गए। इस तरह से लैब तो हर स्कूल में है, लेकिन टीचर कहीं नहीं है। जो सामान्य विषयों के टीचर हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कंप्यूटर टीचर की भर्ती की कोई व्यवस्था ही किसी स्कूल में नहीं कर रखी है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षण के लिए अलग से कोई ट्रेन टीचर्स नहीं है। अमूमन सब लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज सरकार की तरफ से कहा था किए जाएं, तो बाद में सब टीचर्स ने किए हैं। निमेड़ा की तरह मुंडिया रामसर में सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब, लेकिन वो हमें बंद नहीं, यहाँ कंप्यूटर रखे कबाड़ हो रहे हैं। जब आज तक संवाददाता शरद कुमार ने पूछा कि टीचर तो है नहीं, फिर बच्चों को कौन पढ़ाता है, तो बदले में चौंकाने वाला जवाब मिला। कौन से सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं? अभी साइंस के जो टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, वो भी कंप्यूटर के अच्छी नॉलेज रखते हैं। आर्ट्स के भी कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, उनका पीरियड एडजस्टमेंट किया मैंने। जयपुर के मीणा वाला स्कूल में तो सारे कंप्यूटर ही चोर उठा लेकर CSR के तहत बैंक ने यहाँ पर वापस कंप्यूटर तो लगाया है, लेकिन स्कूल के लाइब्रेरियन बच्चों को कंप्यूटर खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। तो निर्धारित बेसिक नॉलेज जो होता है वो अपन बच्चों को देते हैं। तो बेसिक नॉलेज में क्या है कि जैसे ऑपरेट करना, उसके बाद में अपनी फाइल इसमें वर्ड में बनाना। तो आपने देखा कि राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर तो है, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला नहीं। वो भी तब जब राज्य के स्कूलों में 9वीं और 10वीं से लेकर कॉलेज तक में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन टीचर न होने पर भी वहाँ बरसों से कॉपियां चेक हो रही हैं। फुल स्पीड में दौड़ रहे कोरोना को थामने के लिए वैक्सीन लगवाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना तो उन्हें भी हो रहा है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इतना नहीं, कोरोना का हमला दिल्ली के एम्स और सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी हुआ। दोनों अस्पतालों के कुल मिलाकर 59 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से कई डॉक्टर टीके की पहली डोज ले चुके थे और कई को दोनों डोज लग चुकी थी। आम लोगों को हुआ कोरोना, खास लोगों को हुआ कोरोना, टीका लगवाने वाले डॉक्टरों को हुआ कोरोना, टीके की डबल डोज लेने वाले डॉक्टरों को भी कोरोना। जी हां, कोरोना कितने विकराल रूप में आ चुका है, इसकी बानगी है ये। कोरोना की ये दूसरी लहर पहली लहर जैसी संक्रामक होती जा रही है। संक्रमितों की तादाद रोजाना बढ़ रही है। गुरुवार को देश में 1,31,968 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बुधवार को 1,26,265 कोरोना केस सामने आए थे, जबकि मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 1,15,736 मामले सामने आए थे। कोरोना तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपना शिकार बना रहा है, तो अस्पतालों में बड़े पैमाने पर डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों के बीच कोरोना बम फूटा है।
एम्स के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1 अप्रैल को 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 3 और 5 अप्रैल को 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 6 अप्रैल को एम्स के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो 7 अप्रैल को 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 25% को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी थी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भी 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि यहां पर 22 डॉक्टर्स अभी तक कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें से केवल 25% डॉक्टर्स ने ही वैक्सीन लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि बाकी जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने वैक्सीन का टीका क्यों नहीं लिया। एम्स में 22 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और अब डॉक्टरों के पॉजिटिव होने की खबरें लगातार आ रही हैं। एम्स से पहले दिल्ली के सर गंगाराम के डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित डॉक्टरों में ज्यादातर में मामूली लक्षण है। 32 संक्रमित डॉक्टरों को उनके घर में आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 5 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं। हैरानी की बात यह है कि गंगाराम के सभी संक्रमित डॉक्टरों में से 7 वो हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। बाकी 28 डॉक्टरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लगातार उनकी निगरानी की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है उनका, और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो उनमें जो कोरोना के जो असर है वो कितने हैं, क्या वो घातक स्तर तक है या फिर सिर्फ फ्लू तक ही वो रह जाते हैं। ये देखने के लिए लगातार जो निगरानी टीम है, जो डॉक्टर्स की एक टीम है, वो सभी डॉक्टर्स पे नजर बनाए हुए हैं, उनकी जो तबीयत है उस पे नजर बनाए हुए हैं, ताकि ये समझा जा सके कि वैक्सीन लगने के बाद जो कोरोना उनमें मिला है, जो कोरोना उनको हुआ है, वो कितना घातक होता है या नहीं। दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टरों को कोरोना की खबर मिलते ही दिल्ली सरकार चौकन्नी हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल के चेयरमैन DS राणा को तलब कर लिया। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कैसे हमारे गंगाराम हॉस्पिटल, जो एक लीडिंग हॉस्पिटल है इस कोविड-19 की लड़ाई में, उसमें 37 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ केयर वर्कर्स की, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की, हमारे डॉक्टर्स की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को थी, और पूरी एक प्रकार से जो एक आपदा आई है उसका जायजा लेने के लिए आज राणा साहब CM साहब से मिले। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चूंकि सभी संक्रमित डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, लिहाजा उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए वो वैक्सीनेशन तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, तभी तो उनको सिम्टम कोई खास नहीं है, वैसे भी माइल्ड सिम्टम है। अभी लार्जली सारे एसिम्टोमेटिक हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोरोना आपको अटैक नहीं कर सकता। अटैक कर लेगा पर आगे बीमारी नहीं कर सकता ज्यादा। अब टाइम बताएगा, पर मेरे मुताबिक ऐसे वैक्सीनेशन होता है ना कि एंटीबॉडी बन जाती हैं, तो एंटीबॉडी आपको फाइट करेगी कोरोना वायरस को। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में 59 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर बेहद चौंकाने वाली है। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। 7 डॉक्टरों को दोनों डोज लगाई जा चुकी थी। मतलब साफ है, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली नहीं, यूपी और बिहार के अस्पतालों में भी टीके लगवा चुके डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। लखनऊ के KGMU के वाइस चांसलर समेत 40 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी ने टीका लगवाया था। पूरब के एम्स के नाम से मशहूर बनारस के सर सुंदरलाल अस्पताल के 17 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना के पहले दौर में पिछले साल जहां KGMU में हजारों कोरोना मरीजों का इलाज हुआ था, वहीं इस बार कोरोना की दूसरी लहर में यहां ऐसी दहशत मचाई है कि इलाज करने वालों को खुद इलाज की जरूरत पड़ गई। KGMU के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। KGMU के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं, तो यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टरों में कोरोना का संक्रमण मिला है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में भी 3 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कोरोना के संक्रमित होने के बाद एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर खुद इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु कोरोना संक्रमित पाए गए। हम आपको बता दें कि कुलपति विपिन पुरी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले भी उन्हें कोरोना हो गया था और कोरोना संक्रमित डॉक्टरों में सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर, इसके अलावा यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टर संक्रमित बताए जा रहे हैं और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के भी 3 डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। केजीएमयू के संक्रमित डॉक्टरों के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से ज्यादातर डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। ज्यादातर डॉक्टरों को 25 मार्च को ही वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई थी। वैक्सीन की दोनों डोज जैसे लग गई हैं, लेकिन प्रॉपर समय भी नहीं हुआ कि एंटीबॉडीज बने, और तो अगर इसमें संक्रमण होता है तो प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं डेवलप हुई होती है, ऐसे में संक्रमण होने का खतरा रहता है। लेकिन ये देखा गया जिनको वैक्सीन लगी है और साथ में कुछ प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है, तो ऐसे लोगों में संक्रमण का जो तीव्रता होती है वो थोड़ा मैग्नीट्यूड का नहीं होता है और ज़्यादातर लोगों में सुधार जल्दी आता है। केजीएमयू ही नहीं, लखनऊ के दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएमएस और एमएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अस्पताल के 2 और डॉक्टरों समेत कुल 10 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आरके धीमान और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ ही नहीं, पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल के 17 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में ये जानकारी खुद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने दी। तरह से यहाँ मरीजों के लिए कार्य कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशंस जारी रखे, जिस तरह से हमने ओपीडी सर्विसेज जारी रखी, तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मरीज संक्रमित था, मरीज के रिश्तेदार संक्रमित थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलने आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, मरीज को संक्रमित कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस को उन्होंने संक्रमित किया और इस वजह से संक्रमित किया। डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला यूपी से बिहार तक जारी है। बिहार में 25 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना मेडिकल कॉलेज, एएमसीएच, वैशाली और बिहार शरीफ के अस्पतालों में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि आखिर टीका लगने के बाद भी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है? क्या कोई भी वैक्सीन कोरोना संक्रमण से 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देती? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना की दवाई भी है, कड़ाई भी है, थोड़ी ढिलाई भी है। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर उफान पर है। चिंता की बात यह है कि ये उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है जो बेहद सावधानी बरत रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों को कोरोना हुआ, सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को कोरोना हो गया। अब तक तो आम लोगों का यही मानना था कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमण से बच जाएंगे, लेकिन कोरोना का संक्रमण तो उन डॉक्टरों को भी हो गया जिन्होंने दोनों डोज लगवा रखी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल जरूर हुई, क्योंकि मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो ओपीडी में मैं जरूर मास्क लगाए रहता था, स्ट्रिक्टनेस रखता था। फिर भी जो मरीज आते थे कई बार उनको समझाना पड़ता था, भाई मास्क ऊपर करके बात करो, सब करो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए भूल चूक हुई कि आई गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। वैक्सीन इज इफेक्टिव कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे। मुझे भी जो सिम्टम्स आए थे वो बॉडी एक, मैलेज और गला खराब हुआ, जिसमें मैं फिर पॉजिटिव आया और आज मेरा 8वां दिन है, मैं घर पे ही क्वारंटाइन हुआ, आई एम इम्प्रूविंग एंड कल मैं अब अपनी जांच कराऊंगा और हो सकता है नेगेटिव भी निकले। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना के डॉक्टरों को हुए कोरोना संक्रमण ने देशवासियों को नई फिक्र में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी खतरा बरकरार है? एक्सपर्ट का मानना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने का मतलब ये नहीं है कि अब संक्रमण होगा ही नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है। दुनिया में कोरोना की ऐसी एक भी वैक्सीन नहीं बनी जो 100% सुरक्षा की गारंटी देती हो।
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद एंटीबॉडी बनती है। दोनों डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते बाद ही एंटीबॉडी असर दिखता है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।